धर्म पूछते हैं, गोली मार देते हैं। बहुत ही प्रूफ चेक करते हैं, फिर जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ देते हैं और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे गोली मार देते हैं। हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दी। 22 अप्रैल 2025 के दोपहर ठीक 2:45 कश्मीर के बेसरन घाटी में टूरिस्ट खुले मैदान में घूम रहे थे। तभी जंगल की ओर से सेना की वर्दी पहनकर आतंकवादी आते हैं। धर्म पूछते हैं और उनका प्रूफ चेक करते हैं और जो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें वहीं पर गोली मार देते हैं। 10 मिनट में 26 लोगों को मार डालते हैं क्योंकि वो सिर्फ हिंदू होते हैं। धर्म पूछ कर मारे हैं कश्मीर में, हम धर्म बताकर मारेंगे पाकिस्तान में। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला पहलगाम बेसरन घाटी एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच से पैदल चढ़ाई करना पड़ता है या फिर खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। इस शांत जगहों पर एक दिन निर्दोष लोग को मारा जाता है। हजारों की भीड़ में चीखें सुनाई देती हैं। चारों तरफ भगदड़ और डर का माहौल बना रहता है। जब तक सेना वहां पहुंच पाती, वहां के आम नागरिक जिनके पास न तो हथियार था न सुरक्षा, अपनी जान जोखिम में डाल घायलों की मदद कर रहे थे। किसी ने खच्चर पर बैठाकर लोगों को अस्पताल पहुंचाए तो किसी ने कंधों पर उठाकर। इस हमले में एक मुस्लिम भी मारा गया, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो खुद खच्चर चलाकर लोगों की मदद कर रहे थे। करता हूँ अपने बेटे को उतना दुख नहीं है जितना उन सैलानियों का दुख है। अगर भी एक ईसाई तीर्थ यात्रा भी इसमें मारा गया। बाकी 40 से ज्यादा अलग अलग राज्य से टूरिस्ट आए हुए थे। अरुणाचल प्रदेश से वायुसेना कर्नल टेक हाईलियांग, जो हुआ था सब बताइए। बिहार से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन और हरियाणा से भारतीय नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नेरवाल। सभी पूरी छुट्टी का आनंद लेने आए थे। कुछ शादी के बाद हनीमून पर आए थे तो कुछ अपने परिवार के साथ खूबसूरती का पल बिताने आए थे। लेकिन किसी को नहीं पता था जो जगह सुकून दे रही उनकी जिंदगी का आखिरी याद बन जाएगा। सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है, घटने का दर्द तो अपनी जगह है, पर हमें यह समझना होगा इस हमले का असली मकसद क्या था। यह हमला सिर्फ कुछ निर्देश यात्राओं पर नहीं किया गया था, यह हमला सीधा भारत की आत्मा पर किया गया था, हमारे धार्मिक एकता पर हमला किया गया था। आतंकियों ने गोली चलाने से पहले लोगों से उनकी पहचान पूछी। धर्म के आधार पर चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया गया। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये तो क्योंकि उनका असली मकसद था भारत के भीतर से तोड़ना, हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना, हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और हमारे देश को कमजोर बनाना। इस हमले की जिम्मेदारी ली है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, एक ऐसी संगठन जो देखने में नया है लेकिन असल में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी का संगठन लश्कर एवं तैयबा का छाया रूप है। 2 साल पहले भारत सरकार ने TRF के आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्लानिंग लगातार बढ़ती रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को 4 से 6 लोग अंजाम दिए हैं। चश्मदीद के बयानों के आधार पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 3 पाकिस्तान आतंकियों का स्केच भी जारी किए हैं। इसके अलावा 2 कश्मीर के लोग भी शामिल थे जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारे पास इस हमले की जानकारी पहले से थी? सरकारी सूत्रों के अनुसार अप्रैल के पहले हफ्ता में आतंकी मूवमेंट का इनपुट्स मौजूद था। यह भी पता चल गया था कुछ होटल्स की रैगिंग किया जा रहा है, यानी खुफिया एजेंसी के पास जानकारी थी, यानी इंटेलिजेंस फ्लोर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो फिर असली सवाल ये उठता है, जब जानकारी थी तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं बढ़ाया गया? इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे तो सेना को क्यों नहीं भेजा गया? जब सरकार को पता थी कि कश्मीर में सब लोग घूमने जाते हैं बेसरन घाटी पहले गाँव में, तो सेना को क्यों नहीं वहाँ पर भेजा गया? ये हालात हमें
सीधा 2019 के पुलवामा हमला की याद दिलाती हैं। तब एक के बाद 11 अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। हर इनपुट का आतंकी का खतरा इशारा कर रहे थे। मुद्दसिर खान का नाम उस समय सबसे ऊपर लिस्ट में था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और नतीजा पुलवामा का दर्दनाक हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिए। तो क्या फिर से वही पुरानी लापरवाही दोहराई गई है? क्या एक बार फिर से सुरक्षा में चूक हुआ जिसकी कीमत निर्दोष नागरिक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है? तो अब दोस्तों एक और बेहद अहम सवाल सामने आता है। जब देश की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, जब बीएसएफ की सेना और खुफिया एजेंसी सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, तो फिर सवाल पूछना किससे चाहिए? क्या हम सिर्फ आतंकियों को कोस कर चुप रह जाएं या फिर उन जिम्मेदार लोग से सवाल करें जिन्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? याद कीजिए 2016 में जब नोटबंदी लागू हुआ था तब बड़े बड़े वादे किए गए थे, आतंकवादी का कमर तोड़ दिया गया है। लेकिन अगर हम पिछले 9 साल का रिकॉर्ड देखें तो सच कुछ और ही कह रहा है। और ये कोई पहला हमला नहीं है, आपको पता नहीं होगा 2016 में नागरोड अटैक, 2017 में अमरनाथ यात्रा हमला, कोई शाम का टाइम था तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। 2018 में सुजवान मिलिट्री स्टेशन हमला, जो सुजवा मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर 2019 में पुलवामा हमला, पुलवामा में जो कुछ भी हुआ, 2024 में रियासी हमला जम्मू कश्मीर पुलिस इसके और अब 2025 में पहलगाम हमला। stricken Pahalgam was pulled out of its stupor by हमला नहीं रुक रहा है बल्कि हर साल और भी खतरनाक होता जा रहा है। नए इलाकों में फैल रहे, नए प्लानिंग से किया जा रहा है। तो क्या अभी भी आप चुप रहेंगे? क्या अभी भी हम असली सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल पूछना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। अफसोस की बात यह कि आज की मीडिया वो सवाल पूछने की हिम्मत खो चुकी है जो कभी लोकतंत्र की जान हुआ करता था। अब हमें सिर्फ दिखाया जाता है प्रधानमंत्री गुस्से में है, प्रधानमंत्री ने बैठक कर ली है, मोदी जी ने तुरंत आदेश दे दिए हैं। लेकिन जमीन हकीकत कुछ और स्टोरी कहती है। हकीकत यह है कि सेना में आज 1 लाख से भी ज्यादा जवानों की कमी है। हकीकत यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 2 साल तक कोई नई भर्ती नहीं हुई है और अब सरकार की योजना सेना की ताकत में 2 लाख जवान और कटौती करने की। वजह क्या बताया जा रहा है? पैसे बचाने के लिए। जिस देश की सीमा पर जवान दिन रात खड़े हैं, जहां दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं हमारे भीतर भी छिपे बैठे हैं, वहीं सेना की संख्या घटाने की बात किया जा रहा है। क्या किसी समझदारी नीति का हिस्सा है? देश की रक्षा क्या सिर्फ एक बजट का खेल बनकर रह गया है? एक तरफ हमारे देश के आम नागरिक आतंकवादी के हाथों मारे जाते हैं, सड़कों पर खून बहता है, परिवार उजड़ता है, सपना टूटता है, किसी का बेटा मारा जाता है, किसी को हस्बैंड को मारा जाता है, किसी को पिता को मारा जाता है, और दूसरी तरफ देश के अमीर नेताओं को मिलता है Z+ सुरक्षा, एनर्जी कमांडो के साथ पूरी सेना, सुरक्षा व्यवस्था, बुलेट प्रूफ गाड़ी, सायरन बजाती काफिला, हेलीकॉप्टर से आने जाने की सुविधा, सब कुछ तुरंत बिना किसी देर के। जब आम नागरिक मारा जाता है तो बस एक अफसोस किया जाता है, कुछ ट्वीट्स किया जाता है, कुछ बयान किया जाता है, कुछ एक्शन लिया जाता है, फिर कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में पहले जैसा हो जाता है। लेकिन जब VIP सुरक्षा की बात आती है तो सारी व्यवस्थाएं चुटकियों में तैयार हो जाती हैं। सरकार फंड से करोड़ों रुपए सुरक्षा में दे दिया जाता है। आखिर आम नागरिक की जान इतनी सस्ती क्यों है? क्या हम सिर्फ वोट देने और टैक्स भरने के लिए हैं? हमारी सुरक्षा की कीमत इतनी कम क्यों है? दोस्तों, आतंकवादी का असली मकसद था भारत को तोड़ना, हमें धर्म और जाति भाषा के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन ये देश जिसका रंग में गंगा जमुना तहजीब बहती है, जिसकी मिट्टी में हर धर्म हर संस्कृति की खुशबू रची बसी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध जैन हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, अगर हम नफरत का जहर ठुकरा दें, अगर हम एक दूसरे के हाथ थाम लें, तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए आज अभी तुरंत एक बात कहना चाहिए, भारत एकता अमर रहे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मुझे माफ करना। मेरा किसी अमीर व्यक्ति को ठोस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, न किसी बड़े को न किसी छोटे को। मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूँ जो हमारे देश में चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।